अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम पढ़ते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको पहले बताया था कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता क्या है। अब देखो, रीडिंग की जो है रीडिंग हम किस लिए करते हैं कि हम किसी टेक्स्ट का जो है वो मतलब समझ सकें। और कम्प्रीहेंशन भी यही होता है। कम्प्रीहेंशन जो आपको मैं सिंपल अल्फाज में बताता हूँ, जो आप 10th से लेके अभी तक करते आए हो, कि जिसमें एक पैराग्राफ दिया होता है आपके पास और आपने क्या करना होता है, उसमें से नीचे क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस का आपने आंसर करना होता है। ठीक है, तो ये कम्प्रीहेंशन होती है, ये एक्सरसाइज आप करते आए। तो रीडिंग में किस लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि रीडिंग के आपसे उस टेक्स्ट में से क्वेश्चंस पूछे जाएं कि आपकी रीडिंग किस लेवल तक है, क्या आप उन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो अच्छे तरीके से या नहीं कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो आपकी रीडिंग जो है वो अच्छी है। सही है क्या? तो रीडिंग सिर्फ ये नहीं होती कि रीडिंग में ये कि आपने टेक्स्ट पढ़ लिया, बल्कि उसको कम्प्रीहेंड करना और उसको किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है उसको समझना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारा जो है मिलकर रीडिंग बनाता है। और रीडिंग कम्प्रीहेंशन में हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का मैं बता रहा हूँ, जो मोस्टली हम लोग करते हैं 10th में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लेवल में, कि हम पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं और उन क्वेश्चंस का हम आंसर ढूंढ रहे होते हैं उस पैराग्राफ में। तो हमने अभी एक वो पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, एक स्किल पढ़ी थी, एक टेक्निक पढ़ी थी, दैट इज स्कैनिंग। हम क्या कर रहे होते हैं उसमें, उस पैराग्राफ को स्कैन कर रहे होते हैं। मतलब कि हम उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर उस पैराग्राफ में से स्कैन करते हैं। तो जब हम ये करते हैं तो इट इज कॉल्ड स्कैनिंग। वो कम्प्रीहेंशन नहीं होता, वो पूरा पैराग्राफ हमें समझ नहीं आ रहा होता, बल्कि हम सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर उसमें से ढूंढ रहे होते हैं। तो दिस इज नॉट एडवाइजेबल। ये चीज जो है कम्प्रीहेंशन करते हुए, ये चीज एडवाइजेबल नहीं होती। ठीक है, ये बच्चों वाला तरीका होता था, लेकिन जो जो आप बड़े लेवल पे जाते हो तो आपको इस तरह ओपनली उस पैराग्राफ में से आंसर्स मिलते भी नहीं। और कम्प्रीहेंशन जो है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इवन आपके सीएसएस लेवल तक ये क्वेश्चन आता है कि इवन सीएसएस का जो कम्प्रीहेंशन का पेपर होता है उसमें भी आपको ये क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, जिसमें से आपने ये कम्प्रीहेंशन करनी होती है। तो ओवरऑल मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि इसका तरीका क्या होता है। इस टेक्स्ट को भी पढ़ेंगे, ये ज़्यादा टेक्स्ट ही है, लेकिन मैं आपको जो इसके टेक्निक्स जो खुद से मैं बता रहा हूँ वो ये होता है कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आप सबसे पहले क्या करते हो, उस पैराग्राफ को जो है वो पढ़ते हो। ठीक है, पैराग्राफ को पढ़ते हो और आप जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चंस को नहीं देखते। ठीक है, अगर आप समटाइम्स ऐसा होता है उस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स भी अंडरलाइन किए होते हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, और आपको एंड में उनका मीनिंग भी पूछा जाता है कि इन अल्फाज का मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। समटाइम्स क्या होता है, हम उनका मतलब पता होता है, लेकिन वहां पे वो जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए होते हैं वो डिफरेंट होता है। तो हमें उसका मतलब कैसे बताना है उस कॉन्टेक्स्ट में, उस पैराग्राफ में ये अल्फाज कैसे यूज हुए हैं, उस लिहाज से हमें उसका मतलब बताना पड़ता है। तो पहली चीज क्या होती है, जब इस तरह का क्वेश्चन आए आपने पैराग्राफ पढ़ना और कोशिश करना है कि आपको पैराग्राफ पहली दफा में समझ आ जाए। अगर नहीं आता तो उसको फिर दोबारा पढ़ना है। अब जब आप दोबारा पढ़ोगे तो समटाइम्स ऐसा होता है जो चीज आपको फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आती और दूसरी टाइम में वो चीज समझ आ जाती है। सही हो गया? तो रीडिंग के दौरान ऐसा भी होता है कि कुछ डिफिकल्ट है वो अल्फाज आ जाते हैं, डिफिकल्ट वोकेबलरी आ जाती है जिसका मतलब आपको नहीं पता होता, तो आप वहाँ पे रुक जाते हो। तो ऐसा करना भी जो है वो एडवाइजेबल नहीं होता। आप वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, बल्कि उस चीज़ को स्किप करके आपको आगे पढ़ना चाहिए। और जो ही आप उस पैराग्राफ को एक दो दफा पढ़ लेते हो तो उसका पूरी जो समरी है वो आपके माइंड में आ जाती है, मतलब उसका मतलब आपके माइंड में आ जाता है। इवन दो आपको अगर कुछ उन अल्फाज का मतलब नहीं आ रहा होता, तो जब आप उसको एक दो दफा पढ़ लेते हो तो आप उसका भी जो है वो मीनिंग कुछ ना कुछ ग्रैस्प कर लेते हो। आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे ये जो लफ्ज है किस तरह से यूज हुआ है। और जब आप दो दफा उसको पढ़ लेते हो तो फिर आप जाते हो क्वेश्चन की तरफ। आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हो, ठीक हो गया, क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो उसका फिर आंसर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती पैराग्राफ में से। उसका आंसर जो ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली उसका आंसर आ जाता है, क्योंकि आपने उस चीज को दो दफा
पढ़ ली हुआ है, आपको उसकी समरी का पता है कि किस बारे में ये पैराग्राफ है, तो जब आपको उसका आंसर आपके माइंड में आ जाता है तो आप फिर उस आंसर को अपने अल्फाज में लिखते हो, ठीक है। तो ये जो होता है ये कम्प्रीहेंशन का इजी और सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जो आप पैराग्राफ में से छाप के लिख देते हो ना कि इसका आंसर जो है वो 3rd लाइन से 4th लाइन तक है, माना उसका भी करेक्ट जाता है लेकिन उसके आपको जो है वो मार्क्स पूरे नहीं मिलते, मीन्स वो तो आपने छापा मारा है ना उसमें से, वो खुद आपकी कम्प्रीहेंशन की तरह है, जो चीज आपने खुद समझी है, खुद अपने पास है, आपने जो लिखना था वो चीज आपने एज इट इज मतलब के वो शो नहीं की, जो 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 पर्पज होता है कम्प्रीहेंशन का, कि आपने इस पैराग्राफ में से समझा के, ठीक है। तो ये जो तरीका मैंने बताया, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। और ऐसा होता है कि कम्प्रीहेंशन के बाद आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, दैट इज टू राइट अ प्रेसी। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रेसी क्या होता है। प्रेसी होता है कि उस सारा जो आपने पढ़ा उसका खुलासा क्या है, उसका क्रक्स क्या है, जिस्ट क्या है, मतलब प्रेसी क्या होता है, 1/3 ऑफ द होल पैसेज। अगर आपका पैसेज जो है वो 300 अल्फाज का आपका पैराग्राफ है, तो आपकी प्रेसी कितनी होनी चाहिए, 100 वर्ड्स की प्रेसी होनी चाहिए। और प्रेसी में क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट ऑफ योर पैराग्राफ के, अगर कोई आपकी प्रेसी पढ़े तो उसको फिर पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, जैसे समरी राइटिंग। अगर आप प्रेसी पढ़ोगे तो आपको फिर अलग से पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े और उन्हीं 100 अल्फाज को पढ़ के आपको पता चल जाए कि वो पैराग्राफ किस बारे में था। तो जिस तरह तरीका भी मैंने बताया कि 2 दफा 3 दफा अगर आप उस पैसेज को पढ़ोगे तो उसकी समरी आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। तो आप उसको लिख दोगे, इस तरह से भी प्रेसी बन जाती है। लेकिन फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमारी जो है वो राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, ग्रामर जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो हम जब लिखते हैं तो उसमें मिस्टेक्स हो जाती है, तो हम फिर कैसे प्रेसी जब अपने पास लिखेंगे हम, तो फिर उसमें जो मार्क्स हम छापा मार के, मतलब हम वो जो पैराग्राफ में से लिख के मार्क्स हासिल कर सकते हैं, वो तो हमें फिर उस तरह से वो भी नहीं मिलेंगे। तो उसका क्या तरीका होता है, तो उसका भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अगर आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, आपके टेंसेस की मिस्टेक्स होती हैं, तो आपको पता है कि लिखना क्या, लेकिन आपको लिखना नहीं आ रहा, तो उसके लिए तो एक ये चीज़ है कि आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उस पर आप प्रैक्टिस करो। लेकिन उस टाइम आपने क्या करना होता है, उस टाइम आप ये करोगे कि वैसी कैसे बनेगी, आप जो 3-4 क्वेश्चंस है ना, जो 3-4 आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस किस चीज़ के बारे में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। उस पैराग्राफ में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिर आप ऐसे में क्या करते हो, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स एक सीक्वेंस में, समटाइम्स ऐसा होता है वो क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में नहीं होते, मींस कि जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे पहला क्वेश्चन नहीं होगा, बल्कि पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो सकता है मिड में हो और दूसरे क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट में हो, तो सीक्वेंस आगे पीछे भी हो जाता है समटाइम्स। तो आपने क्या करना होता है, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली यहाँ पे काम करना होता है आपको। सीक्वेंस में पहले क्वेश्चन का आंसर, फिर दूसरे का आंसर, फिर तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, जब आप आंसर्स पे लिखोगे और उनके दरमियान कोहेरेंस होगी, आपस में आपने लिंक्स बनाने हैं, ठीक है। लिंक बना के जब आप उसको लिखोगे तो वहां पे भी आपकी जो है वो सारा कुछ आपकी प्रेसी ही बन जाएगी, वो सारा कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है। फिर एक और क्वेश्चन होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं सर अगर 100 वर्ड्स का हमने लिखना है तो हमें फिर पेपर में वर्ड्स काउंट करते हुए भी टाइम लग जाएगा। पहली चीज तो ये है कि हमें पेपर में जो ओरिजिनल पैराग्राफ है उसके वर्ड्स हमें नहीं दिए होंगे कि कितने, समटाइम्स सीएसएस लेवल में दिए होते हैं क्योंकि वो बड़ा पैराग्राफ होता है। अब छोटे लेवल होते हैं इसमें नहीं दिए गए होते, तो उसमें स्टूडेंट्स को क्या करना होता है, कुछ बैठे काउंट कर रहे होते हैं और उसमें जो है टाइम ज़ाया होता है। तो इसमें भी एक टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करते हो, क्योंकि जो पेपर टाइप्ड होता है वो कंप्यूटराइज टाइप्ड होता है, उसमें ऑलमोस्ट फर्स्ट लाइन को छोड़ के दूसरी तीसरी चौथी लाइनों में तकरीबन एक से अल्फाज होते हैं। तो आप क्या करते हो कि फर्स्ट 3 लाइंस जो होती हैं उन 3 लाइंस के आप वर्ड्स काउंट करते हो, उन 3 लाइंस के वर्ड काउंट करने के बाद उसको 3 पे डिवाइड कर देते हो। फॉर इंस्टेंस
कि 3 लाइन्स हैं, उनके में कितने वर्ड्स बन गए? फॉर इंस्टेंस 21 वर्ड्स बन गए। 21 को जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो 7 वर्ड एवरेज आएगी ना, एक लाइन में 7 वर्ड्स। तो आप क्या करोगे? फिर लाइन्स गिन लोगे। अगर 15 लाइन्स हैं, 16 लाइन्स हैं या इवन 20 लाइन्स हैं, तो 20 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितने वर्ड्स बन जाएंगे? 140 वर्ड्स बन जाएंगे। तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ में कितने वर्ड्स हैं, 140। इसी तरह आप अपनी प्रेसी में भी यही कर सकते हो कि आप जब अपनी प्रेसी लिख रहे हो तो पहली 3 लाइनों की एवरेज निकाल लो। अगर वही इसी तरह 7 एवरेज बनती है और आपने 100 वर्ड्स की प्रेसी लिखनी है, तो आप देख लो कि मीन्स कोई 14-15 लाइनों में आपकी प्रेसी आ जानी चाहिए। 7 को मल्टीप्लाई कर लो 14-15 के साथ, तो 100 वर्ड्स वहां तक बन ही जाते। तो आप 14 या 15 लाइनों पे ना आप डॉट लगा दो कि यहाँ पे मेरी प्रेसी जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तब आप प्रेसी जब लिखना स्टार्ट करते हो तो आपके माइंड में एक आइडिया होता है कि यहाँ पे प्रेसी खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है। और जब आपको आइडिया नहीं होता तो उस वक्त क्या होता है कि आप समटाइम्स लिखते रहते हो और उसमें अनइम्पोर्टेंट चीजें भी आप मेंशन कर देते हो। सही हो गया। जब आप अनइम्पोर्टेंट चीजें मेंशन कर देते हो और आप उसके बाद जब वर्ड्स काउंट करते हो थोड़े से वर्ड्स रह जाते हैं तो आप कहते हो यार अभी तो इम्पोर्टेंट चीजें रहती हैं, तो फिर जल्दी जल्दी में आप जो इम्पोर्टेंट चीजें वो भूल जाते हो और वो आपके वर्ड्स पूरे हो जाते हैं। जब आप शुरू में ही वहाँ पे निशान लगा लोगे ना 3 लाइनों के बाद कि यहाँ पे मेरी प्रेस कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो आपके माइंड में वो जगह रहती है कि हाँ यहाँ तक मैंने खत्म करना है, और फिर आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लिखते हो, अनइम्पोर्टेंट चीजें जो है स्किप कर देते हो। तो ये सारा जो है प्रोसेस कम्प्रीहेंशन का होता है। ठीक है, ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें बताई हैं, थ्योरेटिकली इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें क्या चीजें उसने बताया हुआ है कम्प्रीहेंशन के बारे में। इसके अलावा मैं आपको एक पैराग्राफ भी दूंगा, एक आर्टिकल है, उसको अपनी उसकी समरी वगैरह या उसको जो है वो कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको दे दूंगा, वो आपने करना होगा। देखते हैं जी, व्हाट इज कम्प्रीहेंशन? कम्प्रीहेंशन इज कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन इंटेंशनल इंटरेक्शन बिटवीन रीडर टेक्स्ट एंड एक्सट्रैक्ट मीनिंग। अच्छा, दिस इज ये चीज जो मैंने पहले मेंशन भी की है कि कम्प्रीहेंशन क्या होती है कि आप रीडर जो है वो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में रिलेशन जो है वो बना देता है कि टेक्स्ट क्या है और उसको किस कॉन्टेक्स्ट में राइटर ने यूज किया हुआ है। दिस इज कम्प्रीहेंशन। समझ आई कि एक टेक्स्ट है, एक जो है वो लाइन है जो भी लिखा हुआ है, उसको राइटर ने किस कॉन्टेक्स्ट में, जब आप उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हो आपकी कम्प्रीहेंशन कंप्लीट। रिसर्च के बारे में बताया, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये चीज मैंने आपको बता दी है। व्हाट गुड रीडर्स डू, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, मगर कि वो क्वेश्चंस पूछते हैं बार बार, अपना जो प्रीवियस नॉलेज है उस चीज को लेके आते हैं, उस चीज को लिंक बनाते हैं विद द वर्ड, और उसके बाद उसको जो है वो विजुअलाइज कर रहे होते हैं। ये चीजें हमने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ ली है। और रीडिंग प्रोसेस में ये कैसे फिट होती है ये चीज हमने पढ़ ली है। अर्ली रीड क्या होता है कि जब बच्चों में ये किस तरह ये चीज डेवलप की जाती है कि पहले बच्चों को जब आप छोटी क्लासेस में होते हो, इवन नर्सरी वगैरह में, तो आपको वर्ड्स सिखाए जाते हैं कि इस चीज का ये मतलब होता है, इस चीज का ये मतलब होता है। उसके बाद बड़े साथ साथ लेवल जब चेंज होता रहता है, आपको फिर उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करना सिखाया जाता है कि इन वर्ड्स को इन सेंटेंसेस में यूज करना मीन्स आप रिलेशन बनाना शुरू कर देते हो, इस वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन क्या। ठीक है। फिर वर्ड्स के बाद आप क्या करते हो, स्टूडेंट्स को पैराग्राफ्स पढ़ाते हो कि ये वर्ड्स डिफरेंट वर्ड्स के साथ मिलकर किस तरह पैराग्राफ बनाते हैं और पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब होता है। और उसके बाद पैराग्राफ के बाद एसेज, स्टोरीज वगैरह। तो ये टेक्निक्स होती हैं कि किस तरह छोटे बच्चों को कम्प्रीहेंशन सिखाई जाती है फ्रॉम वर्ड लेवल टिल एसेज, एंड उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स वगैरह तक लेके जाया जाता है। तो यही सारा यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई हैं। और इसमें जो है वो समझने के लिए समटाइम्स आप ग्राफिक्स भी यूज करते हो, जो टीचर्स होते हैं वो तस्वीरों के जरिए समझा रही होती हैं ताकि बच्चों को वो चीज समझ आए किस सेटिंग में ये चीज हो रही होती है। समटाइम्स ऐसा होता है ना, बच्चों को तस्वीरें दे दी जाती हैं और उसको उनको बताया जाता है कि यहाँ से आपने स्टोरी बनानी है। ठीक है।
पहले उनको एक खुद से बना के बता दी जाती है कि बैलून है, बच्चे हैं, ये है, पार्क है, सारा कुछ। तो उससे बच्चों को कहा जाता है कि डेवलप योर ओन आइडियाज, डेवलप योर ओन स्टोरीज यूजिंग दीज पिक्चर्स। तो उससे भी क्या होता है, कंप्रीहेंशन ही हो रही होती है। बच्चे जो है वो स्टोरी लिख रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि किस तरह किन चीज़ों को हमने कैसे यूज़ करना है उसमें। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जो आपकी कंप्रीहेंशन को इम्प्रूव करती है। अच्छा, ये स्ट्रेटजीज भी उसने बताई है कि पहले क्या करें, आप स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन दें, छोटे ग्रुप्स बना लें और उनको इंस्ट्रक्शन दें कि आपने ये चीज़ ऐसे करनी है। फिर वन ऑन वन इंस्ट्रक्शन, फिर हर बच्चे को अलग से इंस्ट्रक्शंस दें। फिर स्मॉलर पोर्शन ऑफ टेक्स्ट को डिस्कस करें बच्चों के साथ, एक एक पैराग्राफ्स को जो है वो बच्चों के साथ डिस्कस करें और उनसे बच्चों से बारी बारी उन पैराग्राफ्स के बारे में क्वेश्चंस पूछें। और उसके बाद इंडिविजुअली जो है वो हर बच्चों को एक अलग से थोड़े से लार्जर लेवल पे काम दे के उसको असेस किया जाए। ये स्ट्रेटजीज हैं। डिफरेंट जॉनरास हैं, हर जॉनरा में डिफरेंट कंप्रीहेंशन स्ट्रेटजीज मींस जॉनरास के एकेडमिक जो वर्क्स हैं उनमें डिफरेंट कंप्रीहेंशन होती है। आप जो लिटरेरी वर्क्स हैं, ये जो नॉवेल्स वगैरह और इस तरह की चीजें हैं, इसमें कंप्रीहेंशन डिफरेंट होती है। मींस इसमें वही चीजें आ जाती हैं कि आपकी इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग वाला हिसाब आ जाता है कि जब एकेडमिक होती है तो उसमें आपकी कंप्रीहेंशन स्किल्स ज़्यादा चाहिए होती हैं, क्योंकि आपने उसको समझ के उनके आंसर्स करने होते हैं, ठीक है, जिनके आपको मार्क्स मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड जो है वो नॉवेल्स वगैरह शॉर्ट स्टोरीज हैं, तो उसके लिए आपको इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव रीडिंग की, इतनी ज़्यादा जो है वो अंदर जाके उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें से आपको मार्क्स नहीं मिलने होते। और आप अगर जनरली भी उन चीज़ों का आंसर दे देते हो, समराइज करके बता देते हो, तो दैट्स गुड इनफ, ठीक है। और आप किस तरह बच्चों को असेस कर सकते हो, आप अगर उनको स्टोरी बताइए तो उसमें से आप बच्चों से जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बच्चों से जो है वो कन्वर्सेशन कर सकते हो, स्टोरी में से क्या सीखा, कैसे सीखा, किस करेक्टर ने क्या किया, और वर्बली और नॉन वर्बली बच्चे किस तरह उस चीज़ का रिएक्ट कर रहे हैं, उसका आंसर दे रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में आप उनको ऑब्जर्व करते रहते हो बच्चों को। तो दिस इज इनफॉर्मल असेसमेंट। आप इनफॉर्मली भी बच्चों से, मीन्स फॉर्मल ये होगी कि आप उनसे लिखवाओगे वो सारी चीजें पेपर पे, वो फॉर्मल होती है। इनफॉर्मल के आप उनसे वर्बली पूछते रहते हैं। और ये उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स बताई हैं अबाउट कंप्रीहेंशन, कि इम्पोर्टेंट होती है और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो यूजफुल हो सकती हैं कंप्रीहेंशन के लिए। सो इसके बारे में आपको मैंने थरली सारा कुछ बता दिया कि कंप्रीहेंशन कैसे होती है और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, और हमारे सिस्टम में कंप्रीहेंशन की क्या इम्पोर्टेंस है, और क्या टेक्निक्स हैं हम जिसके ज़रिए हम कंप्रीहेंशन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।